आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। तो मैंने बोर्ड पे आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना रखी है। आज से हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल आपने पहले भी देखी हुई होगी और आज हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे और इसको कैसे याद करते हैं। कुछ बच्चों को याद भी होगी और इसको कैसे याद करते हैं वो भी आपको मैं तरीका बताऊंगा, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार है। सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार सारणीबद्ध करना कि समान गुण रखने वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, उसको क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोलते हैं। मतलब अगर ये मैं बात करता हूं, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के अंदर मैं वर्ग की बात करूंगा तो ये फर्स्ट वर्ग है, ये सेकंड वर्ग है। वैसे ही आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप भी बोल सकते हैं। अगर मैं कहीं ग्रुप बोल रहा हूं तो मतलब किसकी बात कर रहा हूं? वर्ग की बात कर रहा हूं। वैसे ही आपको पता होगा आवर्त सारणी में 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। आवर्त को हम इंग्लिश के अंदर पीरियड भी बोलते हैं। तो ग्रुप मतलब वर्ग और आवर्त मतलब क्या हो गया आपका? आवर्त को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 1 to लेके मैंने 18 क्या लिख रखे हैं? वर्ग लिख रखे हैं और 1 to 7 क्या लिख रखे हैं? आवर्त लिख रखे हैं। अब मैंने लिखा हुआ है L2R, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर मैं ऐसे आ रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे आ रहा हूं तो क्या आ रहे हैं? वर्ग आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आ रहे हैं? आवर्त आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे मैंने बना रखा है 1 और 2, क्या बना रखा है? 1 और 2, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? एस ब्लॉक के एलिमेंट है। वैसे ही 3 से लेकर 12 तक ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व हैं। वैसे ही 13 से लेकर 18 तक कौन से हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की जो तत्व हैं उनके लिए हमेशा देखिए एस ब्लॉक के लिए वर्ग 1 है 2 है। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए 13 14 15 16 17 18, डी ब्लॉक के लिए 3 to 12। जबकि अगर बात करते हैं एफ ब्लॉक के लिए तो एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट एक ही वर्ग के होते हैं और वो वर्ग होता है थर्ड बी। कौन सा वर्ग होता है? थर्ड बी, या जिसको हम थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं, थर्ड वर्ग भी बोलते हैं, तीसरा वर्ग बोलते हैं। वो कैसे होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देख भी रहे होंगे कि मैंने 1 के साथ 1A लिखा है, 2 के साथ 2A लिखा है, कहीं पे मैंने लिखा है B लिखा है ना, कहीं पे वापस A लिखा है। ये कैसे आ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आगे हम जाके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर ये चीजें वापस से डिस्कस हो जाएंगी। अभी बस आपको याद रखने का जो मैंने तरीका बताया है वो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। 1 to 18 क्या है? आपके वर्ग हैं, ग्रुप है। 1 to 18 क्या है? वर्ग है, ग्रुप है। जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो आप हमेशा ध्यान रखो जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? एस और पी ब्लॉक के तत्वों को कर रहा है। ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एस व पी ब्लॉक के तत्वों को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो बी है, बी से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए कन्वेंशन से हम किसको, ए से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस व पी ब्लॉक के तत्वों को, बी से डी व एफ ब्लॉक के तत्वों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो 1A और 2A, 1A 2A कौन से ब्लॉक के तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व हैं। वैसे ही 3A से लेकर 7A तक कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो जिसके पीछे ए आ रहा है मतलब वो एस ब्लॉक के तत्व है या फिर पी ब्लॉक के तत्व है। अगर 1A और 2A है तो एस ब्लॉक के तत्व है, और 3A से लेकर 7A तक है तो वो पी ब्लॉक के तत्व है। और साथ में मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है 0, अगर वो 0 ग्रुप का है तो उसको अपन अक्रिय गैसों का ग्रुप भी बोलते हैं, अक्रिय गैसों का वर्ग भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने का तरीका है। और अगर बी आ रहा है तो वो कौन से ब्लॉक के तत्व है? डी व एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है? सिंपल, तो आपको याद रहता ही है 1 2 3 4 18 तक आपको याद रहता है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखना है। अगर सिंपल 1 और 2 ग्रुप ये आ रहा है, सिंपल 1 और 2 ग्रुप या वर्ग आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये 1A होगा और क्या होगा?
2a होगा, जो कि क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 13 आएगा, 13 आएगा, है ना, तो 13 के पीछे 3 तो दिख रहा है ना, तो आप 3 तो बना सकते हो। आपने 3 बना दिया। अब आपको ध्यान रखना है 13 से 13 से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 के आगे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एस और पी वालों के आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो ये थोड़ा सा याद करने का तरीका हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन सिंपल थर्ड पे आएंगे, सिंपल 3 पे आएंगे, तो आपको याद रखना है सिंपल 3 को तो मैं ऐसे ही थर्ड बना सकता हूं और इसके पीछे क्या लगा दूंगा, बी लगा दूंगा। तो आपको एक याद रखने का तरीका बता देता हूं। 3 दोनों जगह सेम आ रहा है, तो मैंने 3 और 3 का साइन बना दिया। बट अगर उसके आगे 1 आ रहा है, 13 से याद रखना है। कहां से याद रखना है, 13 से। 13 के बाद से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 13 से मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक। और पी के लिए क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो अब देखो जैसे ही 13 आया तो मैंने इसके आगे ए लगा दिया। तो ए लगाते ही मुझको क्या पता लग जाएगा कि भाई ये पी ब्लॉक का तत्व है। वैसे ही सपोज अगर मैंने यहां पे लिख दिया 12, मैंने आपको क्या बताया, 12 मतलब 2 से मैं इसको सिंपल 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट अब मैं इसके पीछे ए लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि ए कब लगाऊंगा मैं, वो 13 या 13 के बाद से लगाऊंगा, ठीक है। और वो भी कब तक लगा सकता हूं, 17 तक। 18 वर्ग को, जो अक्रिय गैसों का वर्ग है, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा, 12 को तो मैं ऐसे यहाँ पे सेकंड और इसके पीछे क्या आएगा, बी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है 13 के बाद से मैं, मतलब 13 की स्टार्टिंग से मैं ए लगा सकता हूं, जिससे मुझे पता लग जाएगा वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। और उससे पहले कौन से तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। और उससे पहले क्या आ रहे हैं, आपके एस ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। अब बात करता हूं मैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। तो मैंने आपको अभी बताया जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हमेशा थर्ड बी ग्रुप के या फिर थर्ड ग्रुप के होते हैं। क्यों, देखिए मैंने यहाँ पे, बाकी आपको एटॉमिक नंबर कैसे आएंगे वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे लैंथनम 57 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 57 पे आता है। उसके बाद आप देखेंगे जो एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, 58 से हो रहे हैं, 58 से स्टार्ट हो रहे हैं। 57 के बाद 58 यहां से आ रहा है। और आप देखिए जो 57 जो तत्व है, 57 जो लैंथनम है, वो कौन से ग्रुप से, कौन से वर्ग से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है तीसरे वर्ग से। कहां से आ रहा है, वो तीसरे वर्ग से आ रहा है। अब तीसरा, थर्ड मतलब थर्ड बी बोल सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर आप देखेंगे जो ये तो इसके छठे पीरियड के, छठे आवर्त के तत्व हैं। वैसे ही 7वें आवर्त के अगर तत्वों पे जाता हूं तो वो 90 से स्टार्ट हो रहा है। 90 आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिनियम आ रहा है, ये 89 पर है। और ये कहां पे से, 90 से स्टार्ट हो रहा है। 89 से कहां स्टार्ट हो रहा है, 90 से स्टार्ट हो रहा है। तो 90 से स्टार्ट होते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 90 से जब स्टार्ट हो रहा है और ये भी किस वर्ग में आ रहा है, थर्ड बी से आ रहा है। तो यहां से हमें पता लग रहा है साफ साफ कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होंगे उनका वर्ग एक ही है। कौन सा, थर्ड बी। जबकि एस ब्लॉक के अंदर 1A 2A है, पी ब्लॉक के अंदर आपके 13 to 18 है, या फिर आप उसको थर्ड ए, 4A, 5th A, 6th A, 7A और 0 वर्ग बोल सकते हो। वैसे ही डी ब्लॉक के अंदर कहां से, 3 से लेकर 12 तक है, ठीक है। हाँ, अब डी ब्लॉक के अंदर एक चीज और जानने वाली है कि 3 को मैंने क्या बोला, बी कब लगाऊंगा, थर्ड से, 3 से स्टार्ट कर दूंगा बी, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, ये तो सिंपल थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी है ना। बट आपको याद रखना है जो 8, 9, 10 है, ये तीनों एक ही वर्ग के अंदर आते हैं, जिसको मैंने कैसे 8 लिख रखा है। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसका साइन बना रखा है, ये क्या है, 8th है। वैसे ही 11, 12, 1, 11 1 पीछे आ रहा है तो 1। और मैंने बताया ए कब लगाना है, 13 या 13 के बाद। तो यहाँ पे तो 11 और 12 है, तो इनके पीछे क्या लगेगा, बी लगेगा। बस मैं ए और बी इसलिए बता रहा हूं आपको, ए रिप्रेजेंट करेगा एस ब्लॉक के तत्वों को, बी और पी ब्लॉक के तत्वों को, बी प्रदर्शित करेगा डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है। और ये कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, एक बार ये मैं आपको वापस से रिपीट कर दूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं आवर्त सारणी याद करने का तरीका। तो मैं आपको आवर्त सारणी याद करने का पहले तरीका बता रहा हूं, और जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी साथ के साथ मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो याद करना है, पहला वर्ग। क्या याद करना है, पहला वर्ग, जिसको 1A बोला गया है। क्या बोला गया है, 1A या फिर पहला वर्ग, फर्स्ट, है ना। वो उसको याद करने का तरीका आपको शायद याद भी हो, ह, ली, ना, की,
रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ए पहला वर्ग जो एस ब्लॉक का है वो याद करने का क्या है तरीका है, हलीना की रब से फरियाद। वैसे ही जो सेकंड ए है दूसरे वर्ग है जो भी वो जो एस ब्लॉक का है उसको याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो मैं एक पहली बात बता दूं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, इसको बस याद करने के तरीके जितना ही लें, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझे, है ना। ये याद करने का एक तरीका है और इसका किसी भी चीज से कोई लिंक नहीं है, बस आपको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप कुछ भी मांगेंगे, आप नीट में सिलेक्ट हो जाएंगे तो पिताजी आपको जो भी मांगेंगे आराम से दिला देंगे। तो मतलब बस उसको ही ऐसे ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व जो धातु होते हैं, उनको हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, है ना। हाइड्रोजन क्या है अधातु है। आपकी जो मॉड्यूल में आवर्त सारणी गिवन है उसमें धातु अधातु उप धातु गिवन है, दिए भी हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला जो वर्ग है हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपको याद रखना है जो फर्स्ट ए के पहले वर्ग के तत्व होते हैं उनको क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। जबकि जो सेकंड ए दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इनके नाम के क्या पीछे क्या रीजन है? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये सब हम एस ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे, उस टाइम एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। अभी के लिए आप ध्यान रखिए, फर्स्ट ए के तत्वों को, फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। और सेकंड ए के तत्वों को क्या बोला जाता है, या सेकंड वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब ये आ गया आपका डी ब्लॉक, है ना। कौन सा ब्लॉक आ गया? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को याद करने का जो तरीका है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो दोनों तरीके एक्सप्लेन करूंगा, टॉप टू बॉटम भी एक्सप्लेन करूंगा, लेफ्ट टू राइट भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट टू राइट याद करने का तरीका बता रहा हूं, 2 बार रिपीट करूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। फेंकना नहीं है, बस याद करने का, मैंने बोला याद करने का तरीका है बेटा, है ना। स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। वैसे ही बेटा नीचे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपने फेसबुक यूज करते होंगे या नाम सुना हुआ होगा। फेसबुक किसने बनाया? जुकरबर्ग ने बनाया है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो उन्हीं से कुछ जुड़ा हुआ बन गया यहां पर, यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे। यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे, ठीक है। तो क्या पहला? स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ये आप लिखते रहिए, जो आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, आपको आवर्त सारणी याद हो जाएगी। वैसे ही यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे, ठीक है। वैसे ही जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो डी ब्लॉक का तत्व है उसके लिए, अब देखिए जुकरबर्ग को मैंने थोड़ा सा जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए इसको अगर आपको याद करना है, ला हफ्ता वरना उसी आयरन की रॉड से, ला हफ्ता वरना उसी आयरन की रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब पीट दिया है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, है ना। याद करने का तरीका है बेटा, ला हफ्ता वरना उसी आयरन की रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। तो अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या? स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे, टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे, ला हफ्ता वरना उसी
आयरन की रॉड से पीटूंगा और हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो ये जस्ट एक याद करने का तरीका है। अभी मैंने जो आपको डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको याद करने का जो तरीका बताया है वो बताया है लेफ्ट टू राइट। कैसे बताया है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना आप, लेफ्ट से क्या जा रहे हो, राइट पे जा रहे हो। तो मैंने अभी आपको वो तरीका बताया है, बट इसमें आपको टॉप टू बॉटम भी याद रखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि कई बार टॉप टू बॉटम के क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको इसकी ट्रिक याद होनी चाहिए। तो अब टॉप टू बॉटम कैसे याद करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हाँ तो बेटा, टॉप टू बॉटम याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार है, इसको समझो। सेकंड ईयर लाएंगे एसी, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। वैसे ही यहां पे अगर देखेंगे, टी जरा हाफ कर दो, टी जरा हाफ कर दो। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना मैंने, UNQ UNP, ये आपको बताएंगे आगे, नॉमेनक्लेचर आएगा, नामकरण आएगा, वो कैसे करना है वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तो आपको बस इतने ही एलिमेंट याद रखने हैं जितना मैंने बता दिया। इसमें चारों याद रखने हैं और इसमें 3-3 तत्व याद रखने हैं। टी जरा हाफ कर दो, वो नवाब थे, वो नवाब थे, करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला, मन टक रे, है ना, मन टक रे, मन टक रे। वैसे ही फिर रुलाया उसने, फिर रुलाया उसने, मन टकरे फिर रुलाया उसने। फिर कौन राह पर इधर आया, कौन राह पर इधर आया, कौन राह पर इधर आया, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये तो जनरली हर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। वैसे ही कौन आज गोल्ड, गोल्ड का आपको याद रखना है, AU होता है। क्या होता है? AU। कौन आज गोल्ड लाया, कौन आज गोल्ड लाया, ठीक है। वैसे ही जिनी, जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का मैंने आपको लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखते हैं वो भी सिखा दिया, और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे कैसे याद रखना है वो भी तरीका बता दिया। अब अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है बेटा। वैसे ही अब जैसे ही 12 खत्म हुआ, कौन आ गया? 13। 13 से आपको पता है कौन से ब्लॉक के तत्व आ गए? पी ब्लॉक के तत्व आ गए। अब जब पी ब्लॉक के तत्व आ गए हैं तो इनको कैसे याद करना है, तो अब वो तरीका देखते हैं। देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कहे शिवजी सुने पार्वती जी। देखो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यहाँ पे ब्लू कलर से इनको मार्क कर रखा है। क्यों कर रखा है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका देख लीजिए। कहे शिवजी सुने पार्वती जी, कहे शिवजी सुने पार्वती जी। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। याद करने का तरीका ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, बस याद करने का तरीका है बेटा। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। अब ओ स्टाइल से टीपो, है ना, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। वैसे ही आगे इसको याद करने का है। फिर कल बाहर आई आत्मा, है ना, फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। वैसे ही अक्रिय गैसों को याद करने का तरीका है हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट, 0 रन पर आउट, हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। तो ये आवर्त सारणी का मैंने आपको एस ब्लॉक का बता दिया, पी ब्लॉक का बता दिया और डी ब्लॉक का याद करने का तरीका बता दिया। आप अपनी कॉपियों में लिख लेना और पीरियोडिक टेबल बनाकर देखना। वैसे ही एफ ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करा जाए अब मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्वों को जो याद करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। आप लोग देखिए, सीमा पर, है ना, सीमा, सी, है ना, सीमा पर ना दोनों पीएम समान, सीमा पर ना दोनों पीएम समान। यूं, है ना, यूं, है ना, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी। और ER, और तुम यहां भी लुटोगे, और तुम यहां भी लुटोगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, सीमा पर ना दोनों पीएम समान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी, और
तुम यहां भी लुटोगे। याद करने का तरीका बनाया हुआ है, थोड़ा एफ ब्लॉक टिपिकल होता है याद करना, इसको अच्छे से समझ लेना और इसको लिख भी लेना, ठीक है। सीमा पर ना दोनों पीएम समान, सीमा पर ना दोनों पीएम समान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहां भी लुटोगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका 7वां आवर्त है, मैंने आपको बता ही दिया, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका वर्ग तो फिक्स होता है, कौन सा, तीसरा वर्ग या फिर थर्ड बी, हमेशा तीसरा वर्ग और थर्ड बी रहेगा। बस इसमें आवर्त 2 होते हैं, तो छठा आवर्त और एक 7वां आवर्त, और वो आप यहां से भी देख सकते हो भाई, देखो 57 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 58 आ रहा है, तो देखो ये कौन सा आवर्त से है, छठे आवर्त से है, तो ये कौन सा आवर्त हो गया, छठा आवर्त हो गया। वैसे ही 89 के बाद यहाँ के 90 से स्टार्ट हो रहा है, 90 से, अपनी आवर्त सारणी में देखिएगा 90 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कहां पे कौन से आवर्त में आ रहा है, 7वें आवर्त में आ रहा है, तो ये कौन सा आवर्त हो गया, 7वां आवर्त हो गया। अब 7वां आवर्त है, उसको याद करने का तरीका क्या है, थोड़े पहलवान उधर निपटो, थोड़े पहलवान उधर निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उधर निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, फेंक दो। अब सीएफ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, फेंक दो, है ना, तो एफ बाद में आ रहा है। हाँ, एक चीज और आप देखना कि आवर्त सारणी आप जब भी बना रहे हैं, मैंने जैसे एक सपोज निक्कल लिखा है यहाँ पे, है ना, निक्कल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये निक्कल है ना, एना ही आपको पता है निक्कल होता है, तो हमेशा रखना जो मैंने पहला जो वर्ड लिया वो कैपिटल के अंदर है, दूसरा वर्ड क्या है, स्मॉल के अंदर है, आपको हमेशा याद रखना है। ऐसा मत कर देना, ना तो दोनों कैपिटल हो सकते ना दोनों स्मॉल हो सकते, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा अगर किसी के अंदर 2 यूज आ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब थोड़े पहलवान उधर निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, देखो अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे, फेंक दो, ठीक है। थोड़े पहलवान उधर निपटो, पुराने आम कम बिकेंगे, फेंक दो, फेंक दो, सीएफ से याद रखना है, फेंक दो। ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ, ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी याद करने का तरीका है। अब और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। हाँ बेटा, मैंने आपको आवर्त सारणी याद करने का तरीका बता दिया है। अब परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो आप अपनी सारे आवर्त सारणी मॉड्यूल के अंदर निकाल लीजिए, वहां पे से आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, नंबर कुछ इस तरीके से चल रहा है, परमाणु क्रमांक कुछ इस तरीके से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, आप देख लेना वो कैसे नंबर चल रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1 3 11 19 37 55 87, ये नंबर कैसे आ रहा है, ये तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है, तो वो तो आपको दिख रहा है। बट ये नंबर कैसे आ रहा है, ये हम आगे जाके मैजिक नंबर पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से ये नंबर याद रहेगा। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, मैजिक नंबर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, अब आगे इसके अंदर और जो चीजें ध्यान रखनी है बेटा वो अब आप समझिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से, मैंने आपको बीच में ही बताया था, ब्लू कलर से मार्क कर रखा है ना, सीडी बनी हुई है, देखो सीडी बनी हुई है, कौन से कलर से, ब्लू कलर से, देखो ये से एक सीडी बनी हुई है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी आवर्त सारणी में ये ब्लैक कलर से, कौन से कलर से दिया हुआ है, ब्लैक कलर से दिया हुआ है। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, उपधातु हैं, क्या है, उपधातु हैं। तो इनके स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ये आपकी आवर्त सारणी में क्या होते हैं, उपधातु, जिनको वहां पे लिखा हुआ होगा, ब्लैक कलर से लिखा हुआ हो, ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ होगा, ब्लैक डब्बे बने भी होंगे और वहां पे लिखा हुआ होगा मेटेलॉइड्स, क्या लिखा हुआ होगा, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु बोलते हैं। जनरली आपको धातु अधातु पता होता है, उपधातु क्या होते हैं, 3 तरीके के तत्व होते हैं, एक तो धातु, अधातु और एक उपधातु, ठीक है। तो अब इसमें धातु कौन से हैं, उपधातु कौन से हैं और अधातु कौन से हैं, आपकी आवर्त सारणी में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, किसको, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहां से लेकर कहां तक, ये इसको मेंशन कर लें, है ना, यहां से लेकर यहां तक
सारे क्या है, धातु हैं। आपकी आवर्त सारणी में दिया हुआ है, व्हाइट बॉक्स दिया हुआ है, वो सारे क्या है, धातु हैं। बस अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस है और वो क्या है, अधातु है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं इनको उपधातुओं को हटा दूं तो बोरोन से लेकर यहां तक सारे क्या हैं, अधातु हैं। बोरोन से लेकर यहां तक सारे क्या हैं, अधातु हैं। और जिनको मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, मैंने आपको बता भी दिया, वो सारे क्या हैं, उपधातु हैं। उपधातु वो होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो धातु उपधातु की बात हो गई। परमाणु क्रमांक की बात हो गई। भाई अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो नंबर बढ़ रहा है, और वो जो नंबर ऊपर से नीचे कैसे याद रखना है उसको, उसका तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अब मैं लास्ट टाइम आपको बस ये बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए वापस से कि ये वर्ग 1A 2A B ये सब क्या चीजें हो रही हैं। मैं वापस से आपको इसकी एक बार ट्रिक बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो कि याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ होगा, है ना, आपको परमाणु क्रमांक दिया हुआ होगा, वहां से आपको बताना होगा कि ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से वर्ग का है, कौन से आवर्त का है। तो वहां पे अगर आपको A B ये सब चीजें पता है तो आप बहुत आसानी से अपना आंसर निकाल पाओगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं बस एक बार वापस से आपको तरीका बता रहा हूं, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। अगर सिंपल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इनके आगे क्या लगाओगे आप, 1A और 2A। ठीक है, 1A और 2A, सॉरी 1A और 2A। और ये दोनों कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, S ब्लॉक के तत्व हैं। मैंने आपको बता भी दिया, A मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व आएंगे, और जो D और F है वो उनके आगे क्या लगेगा, B लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 3 से लेके कंटिन्यू में बात कर लेता हूं 7 तक। ठीक है, तो इनके आगे आपको क्या लगाना है, थर्ड बी। 1 2 के आगे A लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, B लगेगा, है ना। कहां तक, 7 तक आपको याद रखना है। और यहां तक क्या आएगा, 7B आएगा। क्या आएगा, 7B। तो आपको B से पता लग रहा है, मैंने आपको बताया D और F ब्लॉक के तत्व होंगे। और जबकि मैं बता चुका हूं कि F ब्लॉक के तो सिर्फ कौन से वर्ग के होंगे, थर्ड बी के होंगे। कौन से के होंगे, थर्ड बी के या फिर थर्ड वर्ग के। ठीक है, तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ठीक है, अब 3B से लेके आगे आके 7B तक। ठीक है, उसके बाद जो आपके 8 9 10 ये मैंने आपको बता दिया, ये एक ही वर्ग में, अगर उनको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये 8वें वर्ग में होते हैं। और A और B किसने दिया था, ये सब चीजें किसने दी थी, ये आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 9 10 ये आ गया 8वें के अंदर। ठीक है, वैसे ही उसके बाद 11 और 12 आया, तो 11 की देखो 1 और 2, तो मैंने सिंपल क्या बनाया, 1 और क्या बनाया, 2 बनाया। और मैंने क्या बोला था कि भाई A और B A कब लगा कि किसके बाद यूज होगा, 13 और 13 के बाद यूज होगा। तो अभी तो हम कहां तक पहुंचे हैं, 12। बस आपको ये ध्यान रखना, A कहां, पहले शुरू में तो कहां यूज होगा, 1 और 2 में, उसके बाद कब यूज होगा, 13 से स्टार्ट होगा। तो बस इजी है, उससे उन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा, B लगेगा। और 8 के अंदर B नहीं लगाना, ये याद रखना, 8 के अंदर B नहीं लगेगा। तो 1 और 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1B और क्या आ गया, 2B। तो इससे पता लग रहा है ये कौन से ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं, D ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। ये कौन से ब्लॉक के तत्व हो गए, आपके D ब्लॉक के तत्व हो गए। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, F ब्लॉक, जो F ब्लॉक होता है, मैंने आपको देखो अभी वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, F ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो बेटा 58 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 58 से। 58 से जस्ट पहले 57 देखेंगे तो वो कौन से वर्ग से है, वो तीसरे वर्ग से है ना। तो मैंने आपको बता दिया। और वैसे ही इसका जो थोरियम है 90, जो 90 नंबर है, वो 89 के बाद 90 आ रहा है। तो एक्टिनियम भी यहाँ पे कौन से वर्ग से आ रहा है, थर्ड वर्ग से आ रहा है। तो आप हमेशा याद रखो, जो थर्ड बी होगा या फिर थर्ड होगा, तो F ब्लॉक के लिए हमेशा जो वर्ग आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड बी या फिर थर्ड वर्ग ही आएगा। वैसे ही बात करते हैं किसकी, P ब्लॉक के लिए। तो P ब्लॉक के लिए वही हो गया भाई, 13 से लेके कहां तक, 17 तक। A लगा सकते हैं ना भाई, 3 है, थर्ड A। वैसे ही ऐसे यहाँ पे 7A। A मैंने बोल दिया S और P ब्लॉक के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया आपका P ब्लॉक। साथ ही साथ अगर हम इसमें ऐड करेंगे 18 तक, तो
और ये 0, ये भी क्या आ जाता है आपका पी ब्लॉक आ जाता है, बट इसके पास ए नहीं लगता। तो आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक के अंदर 8, 9, 10 वो सिर्फ 8वें वर्ग के अंदर आ रहे हैं, तीनों ग्रुप में तीनों 8वें वर्ग के अंदर आ रहे हैं, उनके आगे हमें ए बी नहीं लगाना। वैसे ही 18वें वर्ग के आगे अपन उसको 0 वर्ग बोल देंगे, क्या बोल देंगे 0 ग्रुप बोल देंगे, उसके आगे भी ए और बी नहीं लगाना। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया। एफ ब्लॉक हमेशा कौन से वर्ग का होगा, 3rd बी या तीसरे वर्ग का होगा, और इसमें 2 आवर्त होंगे, छठा और सातवां। 57 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए अब लेंथेनियम छठे आवर्त में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 58 वाले से 58 से लेके 71 तक, कहां से 58 से लेके 71 तक कौन से आवर्त में आ रहे हैं, छठे आवर्त में आ रहे हैं। वैसे ही 89 के बाद 90, 89 किसते में आ रहा है, 7वें आवर्त में आ रहा है, तो देखिए ये भी 7वें आवर्त में आ रहा है। 90 से लेके 103 तक किस में आ रहे हैं, 7वें आवर्त में आ रहे हैं। अब आप एक चीज और देखिए, 58 से लेके 71 के बाद लेंथेनियम के बाद क्या आ रहा है, 72। मतलब इन दोनों के बीच में कौन से ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं, एफ ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। वैसे ही इन दोनों के बीच में कौन से तत्व आ रहे हैं, एफ ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, और बाकी जो आगे आता रहेगा वो मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा। हाँ, तो बच्चों जो सारी बातें थी आवर्त सारणी से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो चीजें थी, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। हाँ, साथ ही साथ आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है क्या, एफ ब्लॉक, क्योंकि क्वेश्चन बनता है एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कहां से आ रहे हैं, छठे आवर्त के आ रहे हैं 58 से लेकर 71 तक, छठे आवर्त के आ रहे हैं 58 से लेकर 71 तक, और 7वें आवर्त के आ रहे हैं 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, और इनका वर्ग मैंने बता दिया एक ही रहता है, कौन सा, 3rd बी या 3rd वर्ग रहता है, और 2 आवर्त होते हैं, छठा और सातवां। छठे आवर्त में तत्व कहां से आ रहे हैं, 58 से लेकर 71 तक, और 7वें आवर्त में आ रहे हैं 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आवर्त सारणी का विकास पढ़ने की। आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, ये आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसके विकास में क्या क्या किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा, किस किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सोचा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। हाँ, तो बेटा अभी हमने आवर्त सारणी बनाई थी, उसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली है क्या, कि मैंने बता दिया था आपको एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सारे कौन से वर्ग के हैं, 3rd बी या फिर 3rd वर्ग के होते हैं। साथ में आपको ने देखा होगा एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें छठे आवर्त के जो तत्व थे उनके आगे लेंथेनॉइड लिखा हुआ है, 7वें आवर्त के तत्व हैं उनके आगे एक्टेनॉइड लिखा हुआ है। तो छठे आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनॉइड, और 7वें आवर्त के तत्व क्या कहलाते हैं, एक्टेनॉइड। इनका रीजन क्या होता है आपको पता भी है, एफ ब्लॉक का जो छठा आवर्त है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 58 से स्टार्ट हो रहा है, और 57 पे हमने देखा था क्या था, लेंथेनम था, तो उसके नाम के आधार पे उसको क्या बोल दिया गया, लेंथेनॉइड बोल दिया गया। वैसे ही जो 7वां आवर्त है ब्लॉक का वो 90 से स्टार्ट हो रहा है, 90 से स्टार्ट हो रहा है, 89 पे हमने देखा था एक्टीनियम था, और उसके आधार पे हमने क्या बोल दिया गया, इनको एक्टेनॉइड्स बोल दिया गया। तो ध्यान रखना वो लेंथेनॉइड्स थे छठे आवर्त के तत्व, 7वें आवर्त के तत्व क्या थे, एक्टेनॉइड्स थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ था, तो सबसे पहले आवर्त सारणी के विकास के अंदर जो योगदान था वो किसका था, लेवोशियर का था, लेवोशियर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लेवोशियर वर्गीकरण। लेवोशियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों को बस 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। उन्होंने बोला एक धातु होता है और एक अधातु होता है। धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्या बन गया, धनायन बन गया, Na+ बन गया, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। वैसे ही अधातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो फ्लोरीन क्या है, अधातु है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, ऋणायन बन गया। तो इन्होंने बस इतना सा वर्गीकरण किया कि तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। और आपको पता है इतना सा वर्गीकरण आज की स्टडीज के लिए, आगे अध्ययन करने के लिए सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं था। क्यों पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, आवर्त सारणी देखी थी, उसके अंदर उपधातु भी थे। क्या थे, उपधातु भी थे। तो लेवोशियर ने उपधातु के बारे में बात नहीं करी थी। उपधातु वो होते हैं जो धातु और अधातु के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उनका जो वर्गीकरण था आगे आने वाले अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उनका जो वर्गीकरण है उसको अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए वो आए प्राउड। तो प्राउड की संकल्पना, उन्होंने अपनी एक अलग ही संकल्पना दी। ठीक है, प्राउड ने संकल्पना दी कि जितने भी तत्व हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन
से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के परमाणु से मिलके बने हुए हैं। और किसी भी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, n इंटू हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। जो बोला गया n क्या है, मैंने अभी आपको बताया प्राउट ने क्या संकल्पना दी थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। तो n क्या है, उस तत्व में कितने हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, n है। ठीक है, n से मैंने हाइड्रोजन के परमाणु भार का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बट ये संकल्पना भी अस्वीकृत कर दी गई। रीजन क्या रहा भाई? रीजन ये रहा, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हुए होते। और आपको पता है जो क्लोरीन होता है, अगर मैं बात करूं उसका परमाणु भार 35.5 होता है। देखो ये भिन्नात्मक संख्या आ रही है ना। अगर मैं प्राउट की संकल्पना की बात करूं तो भिन्नात्मक संख्या तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नंबर जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन की उस तत्व के अंदर उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। तो भिन्नात्मक संख्या नहीं आ सकती। पर आपको पता है क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है। ये क्या है, भिन्नात्मक संख्या है। इसलिए प्राउट की संकल्पना को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। आपको बस ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातें हैं। लेवोशियर है, उसके बाद प्राउट है। इनके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तीसरे जो साइंटिस्ट है वो डोबेरिनर है ना। डोबेरिनर का त्रिक नियम अब हम वो पढ़ने वाले हैं। हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे डोबेरिनर का त्रिक नियम। डोबेरिनर का त्रिक नियम, सबसे पहले त्रिक से क्या समझ में आ रहा है? त्रिक मतलब डोबेरिनर ने तीन तीन तत्वों का क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, वर्ग बनाए थे, जिनके क्या थे, गुण समान थे। उनका उन्होंने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, वर्ग बनाया था। और उन्होंने एक बात बोल दी थी। क्या बोल दी थी? उन्होंने बोला था, जैसे इन्होंने एक त्रिक बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। और उन्होंने बोला अगर ब्रोमीन का, किसका, ब्रोमीन का, Br का परमाणु भार निकालना है, क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है, तो इसका जो परमाणु भार होगा वो पहले और आखिरी, ये त्रिक है, इसका पहला तत्व ये रहा और आखिरी तत्व ये रहा, इन दोनों के औसत के बराबर होगा। औसत कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो मैं अगर इसका परमाणु भार निकालना चाहूं, मैंने उसके परमाणु भार को x मान लिया, इसका क्या निकाल रहा हूं, परमाणु भार निकाल रहा हूं। तो अगर मुझे इसका परमाणु भार निकालना है तो वो पहले और आखिरी तत्व के परमाणु भार का क्या होगा, औसत होगा। तो पहले तत्व का जो परमाणु भार है कितना है, 35.5 प्लस 127/2, तो कितना आएगा, 81.2 आ जाएगा। और आपको पता है जो ब्रोमीन का एक्चुअल में अगर बात करते हैं परमाणु भार कितना होता है, 80 होता है। तो ये लगभग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो डोबेरिनर ने क्या बनाए, त्रिक बनाए। त्रिक किस किस के बनाए, जिनके गुण क्या थे, समान थे। और उन्होंने क्या बोल दिया, जो पहला और जो आखिरी तत्व है इन दोनों का परमाणु भार का अगर औसत निकालेंगे तो जो मध्य में तत्व है उसका परमाणु भार क्या निकल जाएगा। तो पहले तत्व और दूसरे तत्व के परमाणु भार का क्या निकाल दिया, औसत, और उससे हमें क्या प्राप्त हो गया, मध्य तत्व का परमाणु भार प्राप्त हो गया, है ना। वो जो लमसम क्या है, इक्वल आ रहा है। अगर हमने ये लगाया, त्रिक का नियम लगाया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, उसका मान आया 81.2। बट एक्चुअल में ब्रोमीन का परमाणु भार कितना होता है, 80 होता है, जो लगभग क्या है, बराबर है। वैसे ही एक एग्जाम्पल और ले लिया इन्होंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम। आपने अभी आवर्त सारणी बनाई थी तो आपने देखा भी होगा कि डोबेरिनर ने जो वर्ग बनाए हैं वो ही अभी भी जो अपनी आवर्त सारणी है उसके अंदर, वो वर्ग के अंदर वही तत्व क्या है, समान आ रहे हैं। अपन ने याद करा था, फिर कल बाहर आई आत्मा, कल बाहर आई, तो ये क्या है, एक ही वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, आगे फेलियर क्यों हो गए थे ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये एग्जांपल और देख लेते हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। अगर मुझको सोडियम का यहाँ पे क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है, तो ये पहला तत्व, ये आखिरी तत्व, 3 का त्रिक में भाई पहला और ये आखिरी, मध्य तत्व का क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है। तो 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा,
23 आ जाएगा, और एक्चुअल में भी सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो डोबेरेनर ने कुछ कुछ ऐसे एलिमेंटों के, तत्वों के क्या बनाए, वर्ग बनाए, जिनके क्या थे, गुण क्या थे, समान थे। वैसे ही इसके कुछ और उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं। ये डोबेरेनियर त्रिक है, ये डोबेरेनियर त्रिक है, ये डोबेरेनियर त्रिक है, ये डोबेरेनियर त्रिक है। और मैं आपको याद करने की, अभी आवर्त सारणी आपको याद करनी सिखाई थी, तो आप याद कर सकते हैं क्या, कार स्कूटर बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपको याद रखना है कार स्कूटर बाप। हलीना की रब से फरियाद, की रब से। पाटेकर ऐश्वर्या सब। स्टाइल से टी, पो नहीं, 3 एलिमेंट है भाई। आपको पहला अगर याद है, कार स्कूटर बाप, वैसे ही की रब से चौथा एलिमेंट आपको, क्योंकि त्रिक में कितने तत्व लिए हैं, 3 तत्व लिए हैं। वैसे ये ध्यान रखना है आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ये तो ठीक है, यहाँ पे साथ में किसको जोड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ डोबेरेनर त्रिक हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। अब मैं आपको इसके फेलियर बताता हूं, इसकी सीमाएं क्या थी। तो डोबेरेनर ने क्या करा था कि कुछ तत्वों को तो ऐसे व्यवस्थित कर दिया था, बट सारे तत्वों को ऐसे व्यवस्थित नहीं किया जा सकता कि भाई दोनों का जो पहला और आखिरी तत्व का परमाणु भार आए वो मध्य के परमाणु भार के क्या हो, औसत परमाणु भार आए और वो मध्य के परमाणु भार के बराबर हो। ऐसे सभी तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए ये जो त्रिक का नियम है वो अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपका बिगिनर बॉक्स है, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फ्लोरीन सॉरी आयरन FeCO एनाइन, आयरन कोबाल्ट निकल, इनके अंदर डोबेरेनर का त्रिक नियम लग सकता है क्या, नहीं लग सकता भाई, वो एक आवर्त में आ रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि वर्ग के अंदर क्या होते हैं, गुण धर्म समान होते हैं, और उन्होंने गुणों के आधार पे 3 तत्वों को क्या किया था, व्यवस्थित किया था। तो इसकी जो फेलियर है, इसकी दोष और सीमाएं हैं, वो क्या क्या हो गई हैं। पहली दोष और सीमाएं ये हो गई हैं, सभी तत्वों को त्रिक में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए ये त्रिक का नियम नहीं लगता, इसलिए डोबेरेनर भी फेल हो गए, ठीक है। तो फिर भी हमें इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको 2 एलिमेंट का परमाणु भार, तत्व 2 पहला और आखिरी तत्व का क्या दे दिया, आपको परमाणु भार दे दिया, पूछ लिया मध्य में जो तत्व है उसका परमाणु भार क्या होगा, तो सिंपल सा आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। इसके बाद डोबेरेनर के बाद जो अगले साइंटिस्ट आए वो आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक नियम दिया। अब वो अष्टक नियम कैसे दिया, उन्होंने क्या शुरुआत करी, तो न्यूलैंड ने एक काम किया, क्या करा, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया। बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। और उन्होंने एक जो रिपीटेशन देखा उसको उन्होंने किससे जोड़ा, आपने हिंदी के संगीत के स्वर सुने भी होंगे, सारे गामा पादा निसा, तो उन्होंने उसको उससे लिंक किया। वो लिंक कैसे किया, उसको कैसे जोड़ा, वो देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए सारे गामा पादा निसा, याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सारे गामा पादा निसा। तो आपने देखा जो पहला क्या आ रहा है, सा आ रहा है, क्या आ रहा है, सा आ रहा है, और वही सा कब रिपीट हो रहा है, 8वीं पोजीशन पे। 8वीं पोजीशन पे सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पहली पोजीशन पे सा है और 8वीं पोजीशन पे सा है। तो उन्होंने ऐसे ही जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे जचाया, तो उन्होंने देखा कि भाई अगर मैं इनकी गिनती लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो देखो जिनके गुण क्या थे, समान थे, लिथियम और सोडियम के क्या थे, गुण समान थे। और वही जैसे सा पहली और 8वीं पोजीशन, पहली और 8वीं स्थिति पे आ रहा है, वैसे ही लिथियम और सोडियम जिनके गुण समान थे वो 8वीं संख्या पे आ रहे हैं, मतलब उनके बीच पहला और 8वां। तो उन्होंने इसको किससे जोड़ दिया, हिंदी स्वरों से जोड़ दिया। तो उनका मानना यह था, जैसे बेरिलियम का, अगर मैं बेरिलियम से देखूं 8वां तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम। करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8। तो बेरिलियम से 8वां तत्व कौन सा आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। अब इनके गुण भी क्या है? समान है। तो उन्होंने क्या करा? परमाणु भरते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया और उन्होंने देखा जो पहला 8वां, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। पहला और 8वां, उनके गुण क्या आ रहे हैं? समान। वैसे ही दूसरे के किसके साथ आ रहे हैं? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बेरिलियम के किसके साथ आ रहे हैं? मैग्नीशियम के साथ। बोरोन के किसके साथ आ रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ। वापस देख लेते हैं। बोरोन से भैया देख लो 8वां तत्व कौन सा आ रहा है? गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां तत्व क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है। तो उन्होंने देखा जैसे सारे गामा पादा निशा में पहली और 8वीं पोजीशन पे समान स्वर आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे पहली और 8वीं, या फिर अगर मैं दूसरी के ऊपर बात करूंगा तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 9वीं, क्योंकि मैंने कितने का डिफरेंस बोला? 7 का डिफरेंस बोला। वैसे अगर तीसरे से बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 10वीं, क्योंकि मैंने कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूँ? 7 डिफरेंस का बात कर रहा हूँ। तो तीसरे से 3 में 7 जोड़ोगे तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी? 10वीं। तो उनकी क्या आ रही थी? गुण क्या आ रहे थे? समान आ रहे थे। ठीक है, तो इनकी जो ये बात थी, अब ये अस्वीकृत क्यों कर दिए गए? इन्होंने सोच तो बहुत अच्छी करी। इनकी जो आधार था वो क्या था? परमाणु भार था, है ना। बट ये फेल क्यों हो गए? इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन ये रहा कि भाई ये कैल्शियम तक तो मान्य था। कहां तक? कैल्शियम तक मान्य था। उससे पहले आपने ये भी सोचा होगा सर ने फ्लोरीन के बाद नियॉन क्यों नहीं लिखा? जबकि जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उसके अंदर नियॉन लिखा हुआ था, फ्लोरीन के बाद नियॉन। वैसे ही क्लोरीन के बाद क्या था? आर्गन था। बट यहां पर क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जब ये काम कर रहे थे ना न्यूलैंड, उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नियॉन और आर्गन नहीं लिया। ठीक है, अब ये अस्वीकृत क्यों कर दी गई? इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। पहला रीजन तो ये था, ये कैल्शियम तक तो ठीक है, कैल्शियम तक अभी भी जो आप आधुनिक आवर्त सारणी दे रहे हैं ये एक ही वर्ग में आ रहे हैं, ये एक ही वर्ग में आ रहे हैं। बट कैल्शियम के बाद कौन से तत्व आ गए थे? डी ब्लॉक तत्व आ गए थे। स्कूटी वैन कार में फेंको, याद आ रहा है? स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक। अब वो डी ब्लॉक के तत्व आ गए थे। तो अभी तो अपन देख रहे थे ये 8वीं पोजीशन पे, पहली और 8वीं पे स्थिति क्या आ रही थी? पोजीशन पे समान आ रहे थे। बट अब वो 8 से डिफरेंस बढ़ के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर कितने तत्व भरे गए थे? 10 ब्लॉक भरे गए, 10 तत्व भरे गए थे। इस कैनेडियम से SC से लेके कहां तक भरा था अपन ने? जिंक तक। स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक। तो जैसे ही डी ब्लॉक, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्व आएंगे, ये रूल क्या हो जाएगा? अस्वीकृत हो जाएगा। दूसरी बात ये, अभी तक तो अक्रिय गैसेज यहाँ पर नहीं थी, बट अब आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी। अगर मैं लगा के देखता हूं ये नियम, तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर क्या आ गया? नियॉन। अब देखो 8वीं पोजीशन पे सोडियम ना आके क्या आ रहा है? नियॉन आ रहा है। करके देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि पहले 8वीं पोजीशन पे कौन आ रहा था? सोडियम आ रहा था। मतलब आपको मैंने बताया भी था जब आवर्त सारणी करी थी, जो पहले फर्स्ट ए के जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए के होते हैं। फर्स्ट ए वालों को बोलते हैं क्षारीय धातु, सेकंड ए वालों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। या फिर अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट क्षारीय धातु, सेकंड क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए लिथियम के बाद सोडियम 8वीं पोजीशन पे आ रहा था, मतलब 8वीं पोजीशन पे कौन सा आ रहा था? क्षारीय धातु आ रहा था। जबकि अब 8वीं पोजीशन पे क्या आ रही है? अक्रिय गैस आ रही है। वैसे ही बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु की 8वीं पोजीशन पे 8वीं स्थिति गिनी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं स्थिति पे कौन आ रहा था? क्षारीय मृदा धातु आ रही थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लिथियम से अगर अपन नियॉन लगाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं तो कौन सी 8वीं स्थिति पे क्या आ रहा है? नियॉन आ रहा है। अब क्षारीय धातु नहीं आ रहा। तो एक चीज और भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जो फर्स्ट ए पहला ग्रुप के जो तत्व हैं उनको क्षारीय धातु बोलते हैं, और सेकंड ए जो सेकंड ग्रुप के तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं। तो ये आपके मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं, ये फेलियर, ये इनकी दोष और सीमाएं थी। ठीक है, अब जो आगे जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने 4 साइंटिस्ट पढ़ लिए। पहला लेवोशियर फेल क्यों हो गए? मैंने आपको रीजन बता दिया, उन्होंने धातु अधातु बोला, उपधातु के बारे में बात ही नहीं करी। तीसरे प्राउट की संकल्पना, प्राउट ने तो सीधी सीधी बात बोल दी, भाई सभी तत्व
हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नहीं भाई, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। दूसरा क्या रीजन रह गया था कि भाई भिन्नात्मक, उनके अकॉर्डिंग तो भिन्नात्मक परमाणु भार नहीं आ सकता था, लेकिन क्लोरीन का देख लो, स्ट्रोंशियम का देख लो, इनके क्या आते हैं, भिन्नात्मक परमाणु भार आते हैं। अगले साइंटिस्ट कौन सा है, डॉबरीनर का त्रिक नियम आया, जो कि जिनके गुण समान थे उन्होंने इनके तीन तीन के क्या बनाए, वर्ग बनाए, इसलिए त्रिक बोला गया। बट ये भी सबके सभी तत्वों के लिए एप्लीकेबल, सभी तत्वों पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। और कुछ आपको डॉबरीनर त्रिक मैंने बता भी दी, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, इसका भी फेल होने का मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया।